ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर 6 है, टाइटल है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया। यहाँ सबसे पहले शुरुआत होती है। तो अनाघा की स्कूल ट्रिप में क्या होता है फ्रेंड्स कि पहली बार अनाघा स्कूल ट्रिप पे जा रही है। स्कूल ट्रिप शुरू हो रही है पुणे के स्टेशन से महाराष्ट्र में, और वो लोग जा रहे हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो अनाघा की मम्मी आती हैं उसको स्टेशन पे छोड़ने के लिए, टीचर से बोलती हैं कि चिल्ड्रंस को बुद्धा के बारे में जरूर बताइएगा और उनको सारनाथ लेके जाइएगा। तो अब अगर अनाघा की मम्मी ने बोला है टीचर को उनको बुद्धा के बारे में बताइए और सारनाथ लेके जाइए, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारनाथ में कुछ ना कुछ बुद्धा से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे बुद्ध की स्टोरी। इनका नाम था सिद्धार्थ, इनको गौतमा भी बोला जाता था, गौतम सिद्धार्थ बोला जाता था। इन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की थी आज से 2500 साल पहले। तो अगर 2000 एडी से देखा जाए तो लमसम 500 बीसी में इन्होंने बुद्धिज्म धर्म की स्थापना की थी। वो एक ऐसा समय था जहां पे लोगों की लाइफ में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे। चैप्टर 5 में हमने जनपद के बारे में और महाजनपदास के बारे में सुना। बहुत तेजी से वो ताकतवर हो रहे थे, खासकर जो महाजनपद था मगध का, वहां पे 2 राजा थे, एक बिंबिसार एक अजातशत्रु। वो बहुत तेजी से पावरफुल हुए, नई सिटीज बन रही थी, लाइफ विलेजेस में बहुत तेजी से बदल रही थी। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 9 में बात करेंगे। और बहुत सारे थिंकर्स सोसाइटी के इन चेंजेस को समझने की कोशिश कर रहे थे और वो लाइफ के ट्रू मीनिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लाइफ के ट्रू मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करने वाले एक और इंसान थे जो थे बुद्ध। बुद्ध एक स्मॉल गण को बिलोंग करते थे, शाक्य गण को। शाक्य जनपद भी बोला जाता है, जैसे क्षत्रिय थे ये। जब ये छोटे थे लगभग 29 साल के, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर के कंफर्ट छोड़ दिए, सर्च ऑफ नॉलेज में निकल गए। इनकी शादी भी हो चुकी थी, इनका बच्चा भी हो गया था। उसके बाद पूरा गृहस्थ जीवन जीने के बाद इनको समझ में आया कि ये जो लाइफ है ये फुल ऑफ डिस्कम्फर्ट है। एकदम से उनको ये पता नहीं चला। एक बार इनका चैरियटर इनको रथ पे बैठाल के बाहर लेके गया, तो वहां पे उन्होंने एक मरते हुए आदमी को देखा, ओल्ड पर्सन को देखा, और उनको समझ में आया कि दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें हैं। ये तो क्षत्रिय क्लैन के थे, राजा परिवार के थे, तो उनके पास तो सारे कंफर्ट्स अवेलेबल थे। लेकिन जब बाहर के लोगों की जिंदगी को गौतम बुद्ध ने देखा तो उनको समझ में आया कि भाई बाहर की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं ये सब आराम, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ के सच्चाई की तलाश में निकलूंगा, क्योंकि उनको ये पता था कि जब वो बूढ़े होंगे तो ये सारी परेशानियां उनके पास भी आएंगी। सालों तक वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, दूसरे थिंकर से मिले, उनके साथ डिस्कशन किया नॉलेज को लेके। और फिर उन्होंने वो दूसरे जिन थिंकर से मिले, दूसरे गुरुओं से जब ये बुद्ध जी मिले, तो उन दूसरे गुरुओं का जो ज्ञान है वो बुद्ध जी को ज्यादा समझ में नहीं आया। तो बुद्ध जी ने बोला कि मैं अपना खुद का रियलाइजेशन का पाथ ढूंढूंगा। बहुत सालों तक घूमते रहे। अंत में बोध गया बिहार में एक पीपल ट्री है, उसके नीचे बहुत दिन तक मेडिटेशन किया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। आज की डेट में अगर आप बोध गया जाते हैं, बिहार जाते हैं, तो वहां पे आपको पीपल ट्री मिलेगा। बट ये जो पीपल ट्री है वो ओरिजिनल पीपल ट्री का एक ऑफ शूट है। जो ओरिजिनल पीपल ट्री है वो अब नहीं है, ठीक है, चूंकि 500 बीसी की बात हो रही है और अब 2020 चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं 2520 साल बीत चुके हैं, तो वो पीपल ट्री तो नहीं है, बट उसका एक ऑफ शूट है जिसकी पूजा आज भी बोध गया में होती है बिहार में। ठीक है, तो आप जाके उसको देखिए। बोध गया वैसे तो मैं गया हूं, बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली इस पीपल ट्री को नहीं देख पाया, समय नहीं था। अगर आपको कभी समय मिलता है बिहार में जाने का तो आप इस बोध गया को जरूर देखिए। उसके बाद जब उनको ज्ञान मिल गया, एनलाइटनमेंट मिल गया, तो बुद्धा जी को क्या बोला गया? उनको वाइज वन बोला गया। ज्ञान मिलने के बाद वो वाराणसी में सारनाथ नाम की जगह है, वहां पे गए और वहां पे उन्होंने पहली बार पढ़ाया। तो फर्स्ट टाइम जो उनका फर्स्ट सरमन था वो सारनाथ में हुआ, वाराणसी में। पूरी जिंदगी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहे, जगह से जगह जाते रहे, लोगों को सिखाते रहे, और फाइनली इनको मृत्यु हो गई कुशीनगर में, जिसको महाभिनिष्क्रमण का कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण। देखिए, बुद्धा जी के लाइफ के अगर सेवरल इवेंट्स को आपको देखना हो, एलिमेंट्स को, तो आप मेरी हिस्ट्री की, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी पे जाके। वहां पे इससे रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड की। तो बुद्धा जी ने क्या सिखाया? बुद्धा जी ने सिखाया कि ये जो हमारी जिंदगी है ये सफरिंग से भरी हुई है, बहुत दुख है इसमें, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी, इसमें बहुत सी बीमारियां लग जाती है जिससे हमको दर्द होता है। बुद्धा जी ने एक चीज और बोली कि जो भी हमको अनहैप्पीनेस हो रही है हमारी लाइफ में, जो हम ना खुश हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी कुछ चाहते हैं, हमारे कुछ डिजायर्स हैं, और हमारे सारे डिजायर्स फुलफिल नहीं हो सकते। और ये बात तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। आज की डेट में भी आपके जितने भी डिजायर्स हैं सब पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो कुछ भी हमें चाहिए अगर वो हमें मिल भी जाए तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि जब वो हमको मिल जाता है तो हमको और चाहिए होता है।
ठीक है। तो बुद्ध जी ने इस थर्स्ट को बोला तन्हा, और बुद्ध जी ने बोला कि ये जो कांस्टेंट डिजायर है, कांस्टेंट क्रेविंग है कि हमको ज्यादा मिलता रहे, इसको हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के लिए हमको एक बहुत मॉडरेट जिंदगी जीनी पड़ेगी, और हमको मॉडरेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट में लाना पड़ेगा हमारी लाइफ के। तो ये बुद्धा जी की फिलॉसफी है। यहाँ पे देखिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ये आपको। इस तरीके की बिल्डिंग आपको कहाँ मिलेगी फ्रेंड्स? ये गार्डन है और बगल में एक ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक्चुअली ये स्तूपा है सारनाथ का, इसको स्तूपा बोलते हैं। इस प्लेस को क्यों स्पेशल माना जाता है? क्योंकि ये वही जगह है जहां बुद्धा ने पहली बार अपना मैसेज दिया था, पहली बार अपना ज्ञान बांटा था लोगों को, इसलिए ये जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए फ्रेंड्स? तो कभी अगर आप सारनाथ जाइए तो इस जगह को बहुत जरूर देख के आइएगा। वैसे तो मैं छोटे में गया था, लेकिन उस समय पे मुझे इस जगह की सिग्निफिकेंस का आइडिया नहीं था, लेकिन कभी मौका मिला तो दोबारा जरूर जाऊंगा, आप भी जाइए। फिर बुद्धा ने लोगों को सिखाया कि आपको काइंड होना चाहिए, दूसरों की जिंदगियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खासकर एनिमल्स की जिंदगी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि एनिमल्स को काट के खाना बुद्धा के हिसाब से सही नहीं था। और बुद्धा बोलते हैं he believed that the results of our action called karma, whether good or bad, affects us both in this life and the next। यानी बुद्धा जी का कहना है कि हम जो आज कर रहे हैं, हमारे जो कर्म है, वो इस बात को डिसाइड करेंगे कि हमारी जिंदगी इस जन्म में कैसी होने वाली है और अगले जन्म में कैसी होने वाली। तो हमने जो किया है उसका फल तो हमें भरना ही पड़ेगा। अगर हम किसी को मार के खा रहे हैं तो इसकी सजा तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे वो इस जिंदगी में भुगतनी पड़े चाहे अगली जिंदगी में। बुद्ध जब पढ़ाते थे तो जिस लैंग्वेज का भाषा का वो प्रयोग करते थे वो प्राकृत थी, और ये प्राकृत ऑर्डिनरी लोगों की भाषा थी। तो जो कुछ भी बुद्धा पढ़ाते थे उसको हर कोई समझ सके, इसलिए वो प्राकृत में पढ़ाते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास? तो ऋग वेदा में मैंने आपको बताया था कि उसमें ओल्ड संस्कृत का इस्तेमाल किया है, और ओल्ड संस्कृत जो ऋग वेदा की है वो प्रेजेंट डे संस्कृत जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं उससे काफी अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने पढ़ाते वक्त लोगों से यह भी कहा कि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं उसको सिंपली एज इट इज आप मत एक्सेप्ट कर लीजिए, आप खुद उसमें शोध करिए, आप खुद उसको एक लॉजिकल माइंडसेट से सोचिए, और उसके बाद जो मैं चीज बता रहा हूं वो अगर आपको सही लगती है तो आप उसको फॉलो करिए। बुद्धा का ही कहना। तो ना बुद्धा ने ब्लाइंडली ये नहीं बोला कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, बुद्धा ने उसको लॉजिक से समझाया। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको इस स्टोरी में मिलेगा, तो स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। ये एक बहुत फेमस स्टोरी है बुद्धा की। एक वुमेन होती थी किसा गौतमी नाम की, जिसका बच्चा मर गया था। तो वो इतनी परेशान थी, अपने बच्चे को अपनी बाहों में लपेटे पूरी स्ट्रीट्स में दौड़ रही थी, सबके पास जा जाके बोल रही थी कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। तो एक काइंड मैन ने उससे बोला कि आप जाके बुद्ध से मिलिए। तो बुद्धा के पास गई, वो अपने मृत बच्चे को लेकर कहा कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। बुद्ध ने उससे बोला कि आप मेरे को मस्टर्ड सीड्स, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लेके आइए, और अगर एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स मेरे पास ले आओगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। ईसा गौतमी खुश हो गई, एकदम से जब भागने लगी तो बुद्धा ने उससे कहा कि सीड एक ऐसे घर से लेके आना जहां पे कोई भी मरा ना हो। बुद्धा ने ये बोल दिया। अब कीसा गौतमी जगह जगह पे जाए, उसको मस्टर्ड सीड्स तो मिले, पर उसको कोई ऐसा घर नहीं मिल रहा था जहां पे कोई मरा ना हो। हर घर में कोई ना कोई मरा था, कहीं फादर, कहीं मदर, कहीं सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, कोई ना कोई मरा था। बुद्धा यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा था सॉरी मदर को कि देखिए मृत्यु तो निश्चित है, किसी की जल्दी आती है, किसी की पहले आती है। यानी बुद्धा कीसा गौतमी को समझा रहा था कि मृत्यु तो होनी ही होनी है। अनफॉर्चुनेटली उसके बच्चे की पहले हो गई, बट ये एक ट्रुथ है, इसको कोई बदल नहीं सकता, और ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। यानी इसको वापस नहीं किया जा सकता। एक बार जो इंसान मृत हो गया उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। फिर उपनिषदों की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी को भी थोड़ी देर में देखते हैं। उपनिषद का क्या है? देखिए जिस समय बुद्धा पढ़ा रहे थे उस समय पे केवल बुद्धा ही थिंकर नहीं थे, और भी बहुत सारे थिंकर्स थे जो मुश्किल क्वेश्चनों का जवाब ढूंढ रहे थे। कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि जब मृत्यु हो जाती है इंसान की तो उसके बाद की जिंदगी कैसे होती है। कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करने की जरूरत ही क्या है, क्या उसका कुछ फायदा है। कुछ लोग ये जानना चाहते थे, मैनी ऑफ दिस थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन दिस यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर बर्थ। यानी कुछ लोगों का ये कहना था कि जब हम मर भी जाते हैं तब भी कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है इंसानी शरीर की जो जिंदा रहती है, जिसको आत्मन बोला गया। और 2 कंसेप्ट उधर क्या है यहाँ पे। एक कंसेप्ट था आत्मन जिसको इंडिविजुअल सोल कहा जाता है, एक इंसान की आत्मा। एक होता है ब्रह्मन जिसको यूनिवर्सल सोल कहा जाता है। ये 2 कॉन्सेप्ट उभर के आए, एक आत्मन इंडिविजुअल सोल का, एक ब्रह्मन यूनिवर्सल सोल का। और
बहुत सारे स्कॉलर्स ने माना कि ये आत्मन और ब्रह्मन एक ही है, यानी इंडिविजुअल सोल और यूनिवर्सल सोल एक ही है। अब ये किस तरीके से एक है, किस तरीके से अलग है, इस बात पे डिपेंड करते हैं आपके 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। सेंचुरीज तक इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन है ट्रुथ का, वो 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी से दिखता है। तो 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में अलग अलग थिंकर्स ने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं, ब्रह्मन को लेके, आत्मन को लेके और बाकी चीजों में। ये जो 6 स्कूल्स ऑफ 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, इसमें आता है वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और फिर फाइनली वेदांता या उत्तर मीमांसा। वेदांता को उत्तर मीमांसा ही बोलते थे। पहला वैशेषिका, दूसरा न्याय, तीसरा संख्या, चौथा योग, पांचवा पूर्व मीमांसा और छठा वेदांता, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इन 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी को किसने किसने लिखा था? तो वैशेषिका को प्रोपाउंड किया था कोनाडा ने, न्याय को प्रोपाउंड किया था गौतमा ने, संख्या को प्रोपाउंड किया था कपिला ने, योग को प्रोपाउंड किया था पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा को प्रोपाउंड किया था जामिनी ने, वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा को प्रोपाउंड किया था व्यास ने। और कंट्री में बहुत सारा जो स्कॉलरली इंटेलेक्चुअल आजकल डिस्कशंस होता है, वो काफी हद तक इन फिलॉसफीज पे बेस्ड है। और जो जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, उन्होंने इन 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी को बहुत ढंग से एनालाइज किया है और उन्होंने बोला कि ये जो 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी थे, ये बहुत सेंचुरीज तक डेवलप होते रहे, बहुत सालों तक डेवलप होते रहे। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने आया और उसका फाइनल फॉर्म दे के चला गया। एक पर्सन ने एक फिलॉसफी को शुरू किया और जनरेशन बाय जनरेशन उस फिलॉसफी पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए दूसरे इंडिविजुअल थिंकर्स को। तो आज की डेट में ये जो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हमें नजर आते हैं, उनमें केवल एक पर्सन का नहीं, बहुत सारे इंडिविजुअल थिंकर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। हालांकि सारी की सारी फिलॉसफी का बेसिक एलिमेंट एक ही है। जब हम इन 6 फिलॉसफीज को अलग से पढ़ेंगे तो देखेंगे। हालांकि ये 6 की 6 फिलॉसफीज मैंने अपनी वीडियोस में समझा रखी हैं, आप मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को जाके देखिए। अब हम वापस आ जाते हैं उपनिषद्स पे। यहाँ पे हमने उपनिषद्स की शुरुआत की थी। देखिए फ्रेंड्स, उपनिषद्स का बेस अगर आप समझने की कोशिश करो कि उपनिषद्स होते क्या है, तो पहली बात तो जो थिंकर्स थे, जो आत्मन पे, जो ब्रह्मन के बारे में सोच रहे थे, जो इन सब सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे कि मरने के बाद क्या होता है, सैक्रिफाइसेस क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, इनके बहुत से आइडियाज उपनिषद्स में लिखे गए हैं। और उपनिषद्स लेटर वैदिक टेक्स्ट की कैटेगरी में आते हैं। उपनिषद्स का लिटरल मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी किसी को अप्रोच करना और किसी के पास बैठना। और इन टेक्स्ट में बेसिकली कन्वर्जन है टीचर्स और स्टूडेंट्स, यानी टीचर्स बैठ के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। तो टीचर सिंपल डायलॉग के फॉर्म में आइडिया दे रहे हैं और वो आइडिया स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। ज्यादातर जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो आदमी थे, खासकर जो ब्राह्मण्स और राजास की कैटेगरी में आते थे, यानी कि आपका ब्राह्मण और क्षत्रिय की कैटेगरी में आते थे। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं फ्रेंड्स, सिर्फ मेन नहीं मिलते हैं यहाँ पे कुछ वुमेन थिंकर्स भी मिलती हैं हमको, जैसे कि गार्गी बहुत फेमस थी अपने नॉलेज के लिए। रॉयल कोर्ट्स में जब डिबेट हुआ करती थी उसमें गार्गी पार्टिसिपेट किया करती थी। इन रॉयल डिबेट्स में पुअर पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते थे, क्योंकि पुअर पीपल तो भैया अपने खाने पीने में लगे हुए थे। आज की डेट में भले ही डेमोक्रेसी है इंडिया में, पर जो गरीब आदमी है वो 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो जब वोटिंग होती है वो जाता ही नहीं देने, वो बोलता कौन जाए देने, मुझे तो खाने से मतलब है। समझ रहे हैं ना बात को? अब कोरोना की कितनी प्रॉब्लम चल रही है, तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन करके कोरोना को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन गरीब आदमी को तो खाने को पैसा नहीं मिल रहा है ना। गरीब आदमी बोल रहा है कि मैं कोरोना से बाद में भूख से पहले मर जाऊंगा, इसलिए मुझे तो कमाना है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब चूंकि पुअर लोग और लो कास्ट के लोग उपनिषदिक थिंकर्स की कैटेगरी में नहीं आ सकते थे, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है सत्यकामा जबला। सत्यकामा का जबला का नाम पड़ा है उसकी स्लेव मदर जबाली के नाम पे। उसके अंदर रियलिटी को समझने की बहुत ही डीप डिजायर थी और उसको शरण मिली एक ब्राह्मण टीचर के अंदर जिसका नाम था गौतमा। गौतमा ने उसके टैलेंट को समझा और उसको अपने नीचे समझने का अवसर दिया, और फिर ये जो सत्यकामा जबला था वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स बना अपने समय का। फिर फ्रेंड्स बहुत सारे उपनिषद, एक फेमस थिंकर है शंकराचार्य, उनकी टीचिंग्स के बेसिस पे भी निकले हैं जिनको हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे। तो उपनिषद एक छोटा टॉपिक नहीं है, आगे भी ये लौट के हमारे सामने आएगा। अब यहाँ पे उपनिषद की एक कहानी है द वाइज बेगर की, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायलॉग है जो कि वन ऑफ द फेमस
उपनिषद में मिलता है जिसका नाम है चंदोग्या उपनिषद। यहाँ पे दो साधु हैं, सेजेस हैं, एक का नाम है अभी प्रतरिन, एक का नाम है शौनका, जो यूनिवर्सल सोल यानी कि वो इंडिविजुअल सोल को पूछ के आत्मन को ना पूछ के ब्रह्मन को पूछते थे, यानी यूनिवर्सल सोल को पूछते थे। तो एक दिन वो बैठ के खाना खा रहे थे और एक भिखारी उनके पास आया। उस भिखारी ने कहा कि भाई बहुत भूख लग रही है, हमें खाना दे दो। तो शौनका साधु ने कहा कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो बैगर ने उनसे बोला कि आप लोग किसकी पूजा करते हैं? तो अभी प्रतरिन ने क्या बोला कि हम लोग यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, ब्रह्मन की पूजा करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि बैगर ने बोला कि आप यूनिवर्सल, मतलब अगर आप यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सोल तो पूरी दुनिया की चिंता करती है, पूरी दुनिया का ध्यान रखती है। तो बैगर ने बोला कि अगर आप यूनिवर्सल सोल को पूजा करते हो तो आपको यह पता है कि यूनिवर्सल सोल तो पूरी दुनिया की चिंता करती है। तो जय साधुओं ने बोला कि बिल्कुल भाई, हमें पता है कि पूरी यूनिवर्सल सोल पूरी दुनिया की चिंता करती है। तो बैगर ने बोला कि अगर यूनिवर्सल सोल पूरी दुनिया की चिंता करती है तो पूरी दुनिया में तो मैं भी आता हूं, तो मैं भी तो इस वर्ल्ड का पार्ट हुआ। तो हे ब्रह्मन, अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे हो तो क्या आप यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना कर रहे हो? और जैसे बैगर ने ये बात बोली, सेजेस को ट्रुथ समझ में आया और उन्होंने उस बैगर को खाना दिया। यानी कि इस बैगर ने जो आइडियोलॉजी थी, जो फिलॉसफी को वो सेजेस फॉलो करते थे, उस फिलॉसफी को अपील करके अपने लिए खाना मांगा। यानी कि यूनिवर्सल सोल में तो दुनिया की सारी चीजें आ जाती हैं, सारे जीव जंतु आ जाते हैं, तो वो बैगर भी उनमें आ जाएगा। और जब बैगर उनमें आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो यूनिवर्सल सोल का हिस्सा हो जाएगा। और जब वो यूनिवर्सल सोल का हिस्सा हो जाएगा तो अगर आप यूनिवर्सल सोल को मानते हैं तो आपको उसको भी खाना खिलाना पड़ेगा। नहीं खिलाएंगे तो आप यूनिवर्सल सोल को नाराज कर देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पनिनी, जो कि एक बहुत फेमस ग्रामेरियन था। अब देखिए उस समय बहुत सारे स्कॉलर्स वर्क पे थे, कुछ आइडियोलॉजीज को पढ़ रहे थे और कुछ ग्रामर को पढ़ रहे थे। तो एक फेमस पर्सन था पनिनी, जिसने संस्कृत की ग्रामर को बनाया। उसने संस्कृत के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्डर में बनाया और उस स्पेशल ऑर्डर को याद करने के लिए, ग्रामेटिकली करेक्ट संस्कृत को लिखने के लिए उसने एक फॉर्मूला बनाया। जैसे एल्जेब्रा में फॉर्मूले होते हैं ना, उस तरीके के फॉर्मूले उसने ग्रामर के लिए बनाए, ताकि संस्कृत लैंग्वेज को ठीक से लिखने के लिए अगर आपको रूल्स रटने हैं तो आप उन शॉर्ट फॉर्मूलेज को रट लो। और ऐसे 3000 फॉर्मूले बनाए पनिनी ने, ताकि संस्कृत की ग्रामर को ठीक तरीके से समझने के लिए आप फॉर्मूले रट के उसको ठीक तरीके से समझ सके। आगे हम जैनिज्म की बात करेंगे। देखिए, जैनों के 24वें तीर्थंकर, ये लास्ट तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर। और ये आए लगभग आज से 2500 साल पहले, जब बुद्ध आया था उसके आसपास ही थे ये लिच्छवी के क्षत्रिय प्रिंस थे। और लिच्छवी ग्रुप वज्जी संघा को बिलोंग करता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वज्जी संघा के पार्ट थे वर्धमान महावीर, तो वज्जी संघा का छोटा सा ग्रुप था लिच्छवी, और लिच्छवी की क्षत्रिय प्रिंसेस थे ये वर्धमान महावीर। इन्होंने भी 30 साल की उम्र पे अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने के लिए चले गए। 12 साल तक बिल्कुल अकेले रहे, बहुत ही मुश्किल जिंदगी जी इन्होंने, और उसके एंड पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल पढ़ाते थे कि अगर आदमी और औरत को सच जानना है, यूनिवर्सल नॉलेज को प्राप्त करना है, तो उन्हें अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, उनके पास ऑप्शन नहीं। उन्हें अहिंसा के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मतलब वो किसी को मारेंगे नहीं, किसी को हर्ट नहीं करेंगे। यानी कि महावीर का यह कहना है कि सारे बींग्स, सबको रहने की उतनी ही, आप कह सकते हैं ना कि हर इंसान को, हर जीवित व्यक्ति को, हर जीवित पशु को रहने की उतनी इच्छा है जितनी इंसानों को होती है, इसलिए आप किसी को मार नहीं सकते। ऑर्डिनरी लोग को महावीर की टीचिंग्स इसलिए समझ में आई क्योंकि वो प्रकृति में पढ़ाते थे। अब उस समय पे बहुत अलग अलग फॉर्म की प्रकृति थी जो कि दुनिया के देश के अलग अलग कोने में बोली जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मगध में जो प्रकृति बोली जाती थी उसका नाम था मगधी। जो वर्धमान महावीर के फॉलोअर्स बने, उनको जैन के नाम से जाना जाए, वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आप मॉन्क्स की तरह रहेंगे, दिन में निकलेंगे, भीख मांगेंगे। आपको अपने पर्सनल कंडक्ट में एब्सोल्युटली ऑनेस्ट करना है, ऑनेस्ट रहना है। आपको कितनी भी भूख लग रही हो, चाहे भले आप भूख से मर जाओ, लेकिन आपको चुरा के खाना नहीं खाना है। आपको कंप्लीट सेलिबेसी को ऑब्जर्व करना है। सेलिबेसी मतलब कि आप किसी भी तरीके से मैरिज के इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। यानी कि अगर आप एक मैन है तो आप किसी वुमेन के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर आप एक वुमेन है तो आप किसी मैन के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे।
और मेन को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स, ना केवल आपका घर, आपका बिजनेस, सब कुछ आपको अपने कपड़े तक उतार के घूमना है। अब आगे आप देखोगे कि जैनों में बहुत से ग्रुप बढ़ गए, कुछ लोग बिल्कुल न्यूड घूमते थे, कुछ लोग श्वेतांबर बन के मतलब सफेद कपड़े पहन के घूमते थे, वो बात की बात उसको बाद में समझेंगे। फिर जैन जो वर्ड है वो जीना से आया है, जिसका मतलब होता है कॉन्करर। अब ये जीना वर्ड महावीर के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, महावीर ने क्या कॉन्कर किया है, क्या आप इस बात को बता सकते हो, खुद सोचिए। फिर आगे फ्रेंड्स, जो जैन धर्म के जो नियम थे ना फ्रेंड्स, वो बहुत मुश्किल थे। बुद्धिज्म धर्म के नियम उतने मुश्किल नहीं थे जितने जैन धर्म के नियम थे। बहुत सारे आदमियों और औरतों को इन नियम को फॉलो करने में काफी प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के इस न्यू वे ऑफ लाइफ को समझने के लिए निकल पड़े। ठीक है, कुछ लोग जो नहीं निकले उन्होंने मॉन्क्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, नन्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनको रहने के लिए जगह देना, उनको खाना देना, लोगों ने ये तक किया। और देखिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन दोनों धर्म ने एक तबके को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचा, जो कि थे शूद्र। शूद्र तबके को हिंदू सोसाइटी में बहुत दबाया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उस शूद्र तबके को पता चला कि हम जैन बन के, बुद्ध बन के, बुद्धिज्म को फॉलो करके, जैनिज्म को फॉलो करके एक ऐसे ऑर्डर में जा सकते हैं जहां पे किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो वो लोग नेचुरली इस चीज की तरफ खींच गए। फिर जैनिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग कौन कौन थे, तो देखिए, जैनिज्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले लोग थे ट्रेडर्स। ट्रेडर्स ने जैनिज्म को क्यों सपोर्ट किया, वैसे तो यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता था ना कि वैदिक धर्म में उस समय पे बहुत ज्यादा आहुतियां होने लगी थी। पंडित और राजा बहुत ज्यादा, ब्राह्मण और राजा मिलकर बहुत ज्यादा आहुतियां दे रहे थे, जिसकी वजह से कैटल की पॉपुलेशन पे इफेक्ट आ रहा था। और चूंकि कैटल की पॉपुलेशन पे इफेक्ट आ रहा था, तो उससे एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट आ रहा था, उससे ट्रेड पे भी इफेक्ट आ रहा था। तो जैनिज्म को ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया, फार्मर्स ने भी सपोर्ट करना चाहा, लेकिन फार्मर्स के लिए जैनिज्म को पूरी तरीके से सपोर्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स उगाने में उन पे उगने वाले इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था, क्योंकि वो इंसेक्ट्स क्रॉप को तबाह कर देते थे। तो इंसेक्ट्स को उनको मारना ही पड़ता था, नहीं तो उनकी क्रॉप तबाह हो जाएगी। और अगर वो इंसेक्ट्स को मारेंगे तो जैनिज्म के नियमों का उल्लंघन करेंगे, इसलिए फार्मर्स के लिए जैनिज्म को फॉलो करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ट्रेडर्स ने जैनिज्म को बहुत फॉलो किया। इसके मैं 3-4 रीजन बता रहा हूं आपको। देखिए, ट्रेडर्स ने जैनिज्म को एक तो इसलिए फॉलो किया क्योंकि जो एनिमल सैक्रिफाइस इतनी ह्यूज क्वांटिटी में हो रहा था वो नहीं होना चाहिए था, उससे एग्रीकल्चर पे फर्क आता था। जो वैदिक रिलीजन था उसमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय वो बहुत ज्यादा एनिमल्स को काट लेते थे। प्लस बात ये थी कि प्रीस्ट ने, इन ब्राह्मण्स ने और क्षत्रिय ने सोसाइटी पे एक लेवल एक्वायर कर लिया था। और ये जो वैश्यास थे, जो कि ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, इनके पास पैसा हुआ करता था, बट इनकी जो सोशल स्टेटस था ना, वो प्रीस्ट से, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से बहुत नीचे था। तो ये वैश्य सोचते थे कि हमारे पास इतना पैसा है पर हमारा सोशल स्टेटस नीचे है, तो उनको अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना था। और अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए उन्होंने वैदिक धर्म को छोड़कर जैनिज्म की तरफ अपना फोकस डाला। ठीक है, ये मैं कुछ डीप इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, जो कि यहाँ पे सामने सामने लिखी है, आपको नहीं नजर आ रही है। फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, जैनिज्म अलग अलग देश के भागों में फैलता गया। नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, इवन साउथ इंडिया में, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी पहुंच गया। बहुत सालों तक महावीर और उनके फॉलोअर्स अपने मतलब वर्ड ऑफ माउथ से जगह जगह जाके सेवरल सेंचुरीज तक महावीर की टीचिंग को फैलाते रहे। उनकी टीचिंग को लिखा बहुत सालों के बाद गया। जब उनकी टीचिंग को लिखा गया तो एक जगह है वल्लभी नाम की, गुजरात में, वहां पे लिखा गया। आज से 1500 साल पहले, आज से 1500 साल पहले मतलब 500 एडी में, यानी कि 500 बीसी के लगभग वर्धमान महावीर आए। तब से लेके इनके फॉलोअर्स ने जैनिज्म धर्म की प्रचार प्रसार किया। 500 एडी में वल्लभी, गुजरात नाम की जगह पे, इनकी टीचिंग्स को रिटन फॉर्म मिला। ठीक, आगे चलते हैं, संघ की बात करते हैं। अब संघ आपके जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों मिलते हैं। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि भाई देखिए, अगर किसी को ट्रू नॉलेज चाहिए तो उनको अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, और जब वो अपना घर छोड़ेंगे तो वो एक संघ में रह सकते हैं। एक संघ क्या था, एक संघ एक एसोसिएशन था उन मॉन्क्स का, उन नंग्स का, जिन्होंने अपना होम छोड़ दिया है बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए या जैनिज्म को फॉलो करने के लिए। अब जब बुद्धिज्म रिलीजन की बात होती है तो बुद्ध संघा के जो नियम थे वो एक किताब में लिखे थे जिसका नाम था विनय पिटका। देखिए, पिटका 3 है, सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका। इन पिताकाओं के बारे में मैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एनसीईआरटी में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन विनय पिताका एक ऐसी किताब है कि बुद्धिस्ट संघ में जो मॉन्क्स रहते थे, जो नन्स रहते थे, उनको किस तरीके से रहना है, उनको अपनी डेली लाइफ में क्या क्या करना है, ये सब कुछ इस विनय पिताका में लिखा हुआ था। ठीक है, इस विनय पताका से पता चलता है कि अलग अलग ब्रांचेस थी संघा में, आदमियों के लिए अलग ब्रांच थी, वुमेन के लिए अलग ब्रांच थी। हर आदमी संघा को ज्वाइन कर सकता था। अगर चिल्ड्रंस को संघा को ज्वाइन करना है तो चिल्ड्रंस को पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी संघा को ज्वाइन करने के लिए। अगर किसी स्लेव को संघ को ज्वाइन करना है तो उसको अपने मास्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी संघा को ज्वाइन करने के लिए। फिर जो लोग किंग के लिए काम करते हैं उनको किंग से परमिशन लेनी पड़ेगी संघा को ज्वाइन करने के लिए। जिन लोगों ने उधार ले रखा है तो जिनसे उधार ले रखा है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी संघा को ज्वाइन करने के लिए। और अगर वुमेन को ज्वाइन करना है तो उस समय उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अब आप समझ रहे हैं ना कि ये परमिशन लेनी काफी मुश्किल थी फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मेन और वुमेन इस संघा को ज्वाइन करते थे वो बहुत सिंपल जिंदगियां जीते थे। ज्यादा टाइम वो मेडिटेट करते रहते थे। खाने के समय पे वो सिटीज में, शहरों में, गांव में जाके भीख मांगते थे खाने के लिए। और भीख मांगने का जो समय था वो फिक्स था। इसीलिए मेल जो मॉन्क्स थे उनको भिकूज भी कहा गया है, जिसको प्रकृति में बेगर बोला जाता है। तो भिकूज मेल मॉन्क्स के लिए और भिकुनीज फीमेल मॉन्क्स के लिए, जिनको नन्स भी बोलते थे। फिर यही मॉन्क्स और नन्स जगह जगह जाके दूसरे लोगों को ज्ञान भी देते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी में कोई लड़ाई हो जाती है थॉट प्रोसेस के ऊपर या मान्यता के ऊपर, बुद्धिज्म की किसी टीचिंग के ऊपर, तो उसके लिए मीटिंग्स होती थी कि किसी भी तरीके की इंटेलेक्चुअल क्वेरल को या स्पिरिचुअल क्वेरल को संघा में सॉल्व किया जा सके। संघा ज्वाइन करने की परमिशन सबको थी। ब्राह्मण्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्षत्रिय भी कर सकते हैं, मर्चेंट भी कर सकते हैं, लेबर भी कर सकते हैं, बार्बर भी कर सकते हैं, कर्टिसेंस भी कर सकते हैं, स्लेव्स भी कर सकते हैं। खास बात यह है, एक बार उन्होंने संघा को ज्वाइन कर लिया तो उन सबका स्टेटस बराबर हो जाएगा। ज्वाइन करने के बाद राजा और उसकी प्रजा का कोई आदमी बराबर स्टेटस में आ जाएंगे संघ में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बहुत सारी पोएम्स भी लिखी गई हैं कि संघा में लाइफ किस तरीके से हुआ करती थी। इन लोगों ने, जिन्होंने संघा को ज्वाइन किया, उन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स को भी कंपाइल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट संघ है और जो संघा मैंने वज्जी क्लैन वाला लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी, क्या कोई डिफरेंस है? देखिए, वो संघा तो रूलर्स का संघा था। बहुत सारे रूलर्स बैठ के ये डिसाइड करते थे रूल कैसे दिया जाए। और ये संघा तो मॉक्स और नंस का संघा है, जो एक जगह पे रह के मेडिटेट करेंगे और खाने के टाइम पे जगह जगह जाके भीख मांग के खाएंगे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अब यहाँ पे केव देख लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। हिल से यहाँ पे केव बना रखी है, कारले प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। मॉन्क्स और नन्स यहाँ रहते थे, मेडिटेट करते थे इन शेल्टर में। देखिए यहाँ पे ये केव्स हैं, यहाँ पे एक नेचुरल शेल्टर अंदर बना हुआ है। आगे जाके इसके अंदर लोग रहा करते थे। खासकर कब रहा करते थे? जब बारिश होती थी। यहाँ देखिए पानी फैला हुआ है। इसके बारे में देखते हैं, मोनास्ट्रीज के बारे में देखते हैं। आपको पता था कि देखिए जैन मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जगह से जगह जाते थे पूरे साल भर, और वो जा जाके अलग अलग जगहों पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। एक समय ऐसा आता था जब वो केवल एक जगह पे रुकते थे। वो समय होता था रेनी सीजन, क्योंकि उस समय पे बहुत जबरदस्त पानी बरसता था, तो डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते थे, ट्रेवल इतना आसान नहीं होता था, तो इसलिए एक जगह पे रुकना जरूरी होता था उस समय पे। तो इसलिए जो इन बुद्धिज्म और जैनिज्म के फॉलोवर्स थे और जो लोग थे जो इनको मानते थे मॉन्क्स और नन्स को, उन्होंने टेम्पररी शेल्टर बना रखे थे मॉन्क्स और नन्स के लिए, गार्डन्स में, नेचुरल केव्स में, हिली एरियाज में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इन केव्स में अंदर जाके लोग रह सकते हैं। पानी बाहर बरस रहा है, बट पानी से इनको राहत मिल जाएगी। पानी इनको परेशान नहीं करेगा अगर ये केव के अंदर नेचुरली रह रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, सपोर्टर्स इन मॉन्क्स के, नन्स के बढ़ते गए, और इस बात की नीड फील हुई कि भाई अब इन मॉन्क्स और नन्स को, जो कि लोगों के लिए इधर उधर जाके उनको बताते हैं, पढ़ाते हैं, इनके लिए परमानेंट प्लेस होने चाहिए रहने के लिए। और फिर पूरे इंडिया में मोनास्ट्रीज बनाई जाने लगी। इन मोनास्ट्रीज को बोला गया विहारास। इन विहार पे जगह जगह से लोग जाके, मॉन्क्स और नन्स जाके रुक सकते हैं, वहां पे मेडिटेट कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, रह सकते हैं। शुरू शुरू में जो विहार बने उस समय पे वो लकड़ी के बने हुए थे, ईंटों के बने हुए थे। कुछ तो केव्स के अंदर भी बने हुए थे, और कई केव्स को तो खोद के बनाया गया था हिल्स में, खासकर वेस्टर्न इंडियाज में, क्योंकि वेस्टर्न इंडियाज में वेस्टर्न घाट्स है, तो इस तरीके की केव्स खोद के बहुत बनाई गई थी उस टाइम पे। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक चीज बताता है, कितनी भी बड़ी नदी हो
उन बड़ी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदियां, लेकिन इन नदियों का वजूद मिट जाता है एक बार जब ये ओशन में एंटर कर जाती हैं। उसी तरीके से किसी भी वर्ण का इंसान हो, किसी भी रैंक का हो, किसी भी फैमिली का हो, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, एक बार वो बुद्धा के ऑर्डर में आ गया, संघा में आ गया, तो वो सब बराबर हो जाएंगे। फिर एक राजा और एक प्रजा का इंसान बराबर होगा, ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कहना था। कई बार ऐसा भी होता था फ्रेंड्स कि जिस लैंड पे ये विहार बनाए जाते थे उस लैंड को कोई रिच मर्चेंट दान कर देता था, या कोई लैंड ओनर ज्ञान कर देता था, या कभी कभी राजा भी दान कर देता था। देखिए, राजा भी उस समय स्पिरिचुअलिटी और इन रिलीजन्स को बहुत प्रमोट करते थे, और जो रिलीजन्स थे वो भी राजा की बातों को सुनते थे, मानते थे। उसका रीजन ये था क्योंकि यार अगर आपको फ्लोरिश करना है तो आप शेर से बैर नहीं ले सकते, समझ गया ना। एक जंगल में आप शेर से बैर नहीं ले सकते, नहीं तो आपको मार के खा जाएगा। तो जो राजा है, बड़ा राजा है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया, और मारने के बाद अजात शत्रु जाके बुद्धा के पास माफी मांग रहा है कि भाई मैंने अपने पिताजी को मार दिया, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं। तो बुद्धा जी ने कहा कि जाओ और अब कोई और सिन मत करना, यही प्रायश्चित है तुम्हारा। अब बुद्धा और कुछ तो ना बोल सकते थे उस समय अजात शत्रु को। अजात शत्रु को क्या बोलेंगे बुद्धा, अजात शत्रु तो राजा है, उसका दिमाग फिर गया तो वो बुद्धा को खत्म कर देगा, कौन क्या कर लेगा। समझ गया आप बात को। तो जो रिलीजन है ना, वो रिलीजन भी समय समय पे उसने अपने आप को रूलर्स के हिसाब से ढाला है, तभी वो सरवाइव किए हैं। तो अरेंजमेंट यहां पे भी होता था, समझ गए फ्रेंड्स। आगे जब इन विहारों में आके ये मॉन्क्स और नन्स रहते थे, जो वहां के लोकल पीपल थे, उनको फूड देते थे, क्लॉथिंग, मेडिसिन, इस तरीके की चीजें दिया करते थे आके। इसके बदले में ये लोग इन मॉन्क्स और नन्स को पढ़ाया करते थे, और सेंचुरीज तक ये बुद्धिज्म सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स बुद्धिज्म को जैनिज्म को, तो बुद्धिज्म जैनिज्म से ज्यादा फैला है। उसका एक मेन रीजन ये है कि जैनिज्म धर्म को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जो फॉलो करना होता है ना मॉन्क्स और नन्स के ऊपर, जैनिज्म में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, बुद्धिज्म में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। जिस समय पे जैनिज्म और बुद्धिज्म फेमस हो रहे थे, तो उस समय पे ब्राह्मण सिस्टम में, वैदिक समाज में, या फिर आप कह सकते हो कि हिंदू समाज में जो प्रीस्ट और छत्री डोमिनेट करते थे, वहां पे आश्रम बहुत तेजी से उठ रहा था। आश्रम का मतलब क्या होता है कि एक प्लेस जहां लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आश्रम से डिनोट किया गया है स्टेज ऑफ लाइफ। 4 स्टेज ऑफ लाइफ को आइडेंटिफाई किया गया, एक है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हर स्टेज 25-25 साल की है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि अपने जिंदगी के पहले साल वो वेद को पढ़ेंगे, वो होगा ब्रह्मचर्य। 25 साल बीतने के बाद 25 से 50 साल तक वो एज अ हाउस होल्डर मैरी करके जिएंगे, अपना परिवार बढ़ाएंगे, जिसको गृहस्थ बोलते हैं। उसके बाद 50 साल के बाद 75 साल तक वो फॉरेस्ट में रह के मेडिटेट करेंगे, वानप्रस्थ। और उसके बाद अगर वो जिंदा रहते हैं तो फाइनली वो संन्यासिन्स बन जाएंगे और सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे। तो भाई ये सिस्टम ऑफ जो आश्रम है, ये मेन अपनी जिंदगी भर फॉलो हुआ करते थे हिंदू सोसाइटी में। प्रॉब्लम ये थी कि जो वुमेन्स थी उनको वेदा पढ़ने की परमिशन नहीं थी, और आश्रम धर्म को पूरी तरीके से फॉलो करने की परमिशन वुमेन के पास नहीं थी। वुमेन्स शादी होने के बाद जो उनके हस्बैंड थे वही करते थे, यानी हस्बैंड जिस आश्रम में होंगे उसी आश्रम में वुमेन भी पहुंच जाएगी। यानी वुमेन्स की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी उस समय पे, वो बहुत हद तक अपने हस्बैंड पे या अपनी फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीजें आपको समझनी है। पहला क्वेश्चन तो दिया गया कि इन व्हाट वे इज द सिस्टम ऑफ आश्रमास डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन द संघा। तो आप ये आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बताने वाला नहीं हूं, बहुत सिंपल सा आंसर है, बुद्धिस्ट संघा में और आश्रम में क्या फर्क होगा। आप देखो, what are the varnas mentioned here? Were all the 4 varnas allowed to participate in the system of ashram? Obvious सी बात है, नहीं allowed है फ्रेंड। शूद्रास को तो किसी भी चीज की परमिशन नहीं थी, बट हाँ बाकी 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को इन तीनों आश्रम्स की परमिशन थी। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टडी है। ईरान को आप अपने मैप में ढूंढिए। ईरान में जोरोस्टर नाम का एक प्रॉफिट हुआ करते थे, एक धर्म गुरु हुआ करते थे। उन्होंने अपनी टीचिंग्स को एक बुक में कंपाइल किया जिसका नाम है एवेस्टा। इसको ज़ेंड एवेस्टा भी बोलते थे। ठीक है, जो लैंग्वेज है एवेस्टा की, और एवेस्टा में जिस तरीके की प्रैक्टिसेस बताई गई काफी हद तक वो वेदास जैसी ही हैं। जो बेसिक टीचिंग्स है जोरोस्टर की, ज़ेंड एवेस्टा में जो लिखी हुई है उसका वो है गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। यानी अच्छा सोचो, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, अच्छे काम करो। एक वर्स है ज़ेंड एवेस्टा से, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मींस ऑफ व्हिच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी।
तो आप समझ सकते हैं काफी अच्छा मैसेज दिया गया है ज़ेन अवेस्टा में। ईरान में 1000 of years तक ज़ोरास्ट्रियनिज्म एक बहुत मेजर रिलीजन रहा है। बाद में बहुत सारे ज़ोरास्ट्रियन ईरान से निकल के गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल टाउन्स में भी आके बसे। आज की डेट में महाराष्ट्र में और गुजरात में जो आपको पारसी मिलते हैं उनके पूर्वज थे ये ज़ोरास्ट्रियंस। और पारसीज तो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, खासकर महाराष्ट्र में मुंबई का जो सबसे पॉश इलाका है साउथ मुंबई, वो पारसी से भरा हुआ है, क्योंकि बहुत साल पहले से पारसीज इन एरियाज में रह रहे हैं। तो हमने तान्हा समझा क्या है, प्राकृत समझा, उपनिषद समझा, आत्मन समझा, ब्राह्मण, अहिंसा, जैन संघ, भिक्खु, विहार, मोनेस्ट्री, आश्रम, ये हर चीज को हमने इस वीडियो में समझा है फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जैन टेक्स्ट की लिखने की शुरुआत कब हुई? लगभग 1500 साल पहले। फिर उपनिषदिक थिंकर्स, जैन टीचर महावीर और बुद्धिज्म, इन चीजों की शुरुआत कब हुई? लगभग 2500 साल पहले, यानी लगभग 500 बीसी में ये तीनों चीजें आई। उपनिषदिक थिंकर्स हो, चाहे जैन आपके वर्धमान महावीर हो, चाहे गौतम सिद्धार्था हो, और जैन टेक्स्ट को लिखने की शुरुआत लगभग 500 साल पहले हुई, यानी 500 AD में। तो आई होप इस चैप्टर से आपको कुछ मीनिंगफुल सोचने सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से। प्लीज इन वीडियोस को शेयर कर दें, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा बनाने के लिए। पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। अपने सेहत का ध्यान रखें, कोरोना से बचें।